नी केयर सेशन, जिसमें हम बात करने वाले हैं अबाउट आवर जॉइंट्स हेल्थ। क्या क्या कंडीशन है जो नी के अंदर हमें देखने को मिलती हैं और हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, और स्पेशली विंटर्स के अंदर जो प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं जॉइंट पेन की या डिस्कम्फर्ट की, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। सो स्टार्टिंग विद द नी जॉइंट। तो नी जॉइंट हमारा मेजर जॉइंट है जिसके ऊपर बॉडी का सारा वेट आता है, स्पेशली जब हम स्टैंडिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, तो ये हमारा ऐसा जॉइंट है जिसपे मेजरली सारा का सारा बॉडी का वेट जाता है। तो इट इज बेसिकली अ वेट बेयरिंग जॉइंट। तो ये जॉइंट हमारे लिए क्यों ज्यादा जरूरी है? तो मेजर चीज यही है कि ये वेट बेयरिंग जॉइंट है, इसीलिए ये जॉइंट हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है while being any sort of physical activity। तो अब क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें इस जॉइंट में आ सकती हैं, और हमारे ये जो जॉइंट है इसका स्ट्रक्चर क्या है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो जॉइंट के अगर स्ट्रक्चर की हम बात करें तो नी जॉइंट में दो बोन्स होती हैं मेजर। एक होती है हमारी थाई बोन और दूसरी होती है हमारी लेग बोन। ये दोनों बोन्स मिलकर बनाती हैं हमारे नी जॉइंट को, राइट। इन दोनों बोन्स के बीच में हमारे पास होता है कार्टिलेज, जो होता है हमारा कुशन। जब भी हम वॉकिंग करते हैं, हम सिटिंग करते हैं, स्टैंडिंग करते हैं, तो हमारे जॉइंट्स के बीच में ये कार्टिलेज ही है जो हमारा ल्यूब्रिकेशन का काम कर रहा है, राइट। तो ये जो कार्टिलेज है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये किस 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 चीज में हमारी हेल्प कर रहा है? ये एक्ट कर रहा है शॉक एब्जॉर्बर की तरह। जो हमारे जॉइंट पे जितना भी लोड आ रहा है वो सारा का सारा ये कार्टिलेज ही ले रहा है, फाइन। सो दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ द कार्टिलेज। कार्टिलेज इज वन थिंग जो हमारा शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम कर रहा है। अनदर थिंग्स जो हमारे जॉइंट में होती हैं कार्टिलेज या कुशन के अलावा, वो है लिगामेंट्स। लिगामेंट्स का क्या काम रहता है? अब एक बोन को दूसरी बोन से कोई ना कोई ऐसी चीज है जो जोड़ेगी, राइट। तो लिगामेंट्स वो काम करते हैं, हमारी दोनों बोन्स को, हमारी दोनों हड्डियों को एक दूसरे से जोड़ने का काम कर रहे हैं लिगामेंट्स। सो दैट इज द नेक्स्ट स्ट्रक्चर। तीसरा स्ट्रक्चर आता है मिनिस्कस। वो भी हमारे घुटने की गद्दी ही होती है। जब हम कोई भी जंपिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, स्टेयर्स पे जल्दी जल्दी उतर रहे हैं, तो सारा शॉक जो है हमारी बॉडी का नीज के थ्रू हमारे मिनिस्कस पर आ रहा है। दैट इज द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इन द नी जॉइंट। द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इन द नी जॉइंट इज द मसल्स। जो हमारे जॉइंट के आसपास हमारी मसल्स होती हैं, दैट इज द नेक्स्ट थिंग। तो मसल्स भी हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जॉइंट पर जितना भी लोड आएगा, हमारी हड्डियों पर जितना भी लोड आएगा, वो ये मसल्स ही कैप्चर करेंगे। तो मेजर मसल्स जो नी जॉइंट के आसपास होती हैं वो है क्वाड्रिसेप्स मसल, जो थाई की मसल है, काफ मसल, जो हमारी काफ की मसल है, नेक्स्ट इज हैमस्ट्रिंग मसल्स, जो बैक ऑफ द थाई प्रेजेंट होती है। तो ये तीन मेजर मसल्स हैं जो हमारे नी जॉइंट को कवर कर रही हैं, जो प्रोटेक्ट कर रही हैं हमारे नी जॉइंट को किसी भी टाइप के ट्रॉमा से, किसी भी टाइप की इंजरी से, और हमारे जॉइंट को स्ट्रॉन्ग बनाने में हमारी मदद कर रहे हैं। सो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द नी जॉइंट। तो इसके अंदर मेजरली क्या क्या चीजें आई हैं? हमारा कार्टिलेज, हमारे लिगामेंट्स, जो हमने सारे लिगामेंट्स जाने। अब देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ लिगामेंट्स आल्सो। हमारे नी जॉइंट में काफी सारे टाइप के लिगामेंट्स होते हैं। एसीएल लिगामेंट आपने बहुत बार सुना होगा, पीसीएल, एमसीएल, एलसीएल, ये बहुत सारे टाइप्स के लिगामेंट्स होते हैं। दैट इज दी नेक्स्ट थिंग। उसके बाद आते हैं हमारी मसल्स। तो ये तीन चीजें हैं जो मिलकर हमारे जॉइंट को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं और हमारी वेट बेयरिंग में हमारी मदद करती हैं। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द नी जॉइंट। नेक्स्ट चीज जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ये हमारे हेल्दी जॉइंट की हमने बात की कि हेल्दी जॉइंट में ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। अब जब भी हमें कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, नी में पेन आ रहा है, दर्द आ रहा है, तो वो उसके रीजंस क्या हैं? कि क्या कंडीशन ऐसी हमारी नी जॉइंट में हो गई है जिसकी वजह से हमें ये सारी दिक्कतें आ रही हैं? हमें दर्द हो रहा है, नी में डिस्कम्फर्ट लग रहा है, स्टिफनेस हो रही है। सो द रीजन बिहाइंड ऑल दीज सिम्टम्स इज वेरियस काइंड्स ऑफ कंडीशंस जो हमारे घुटने में हमें देखने को मिलती हैं। तो फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन जो बहुत कॉमनली डिग्नोज्ड है, आउट ऑफ आई वुड से 90% ऑफ सीनियर्स के अंदर हमें ये कंडीशन, जीडियाट्रिक पॉपुलेशन में ये कंडीशन देखने को मिलती है। द कंडीशन इज ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो हम नॉर्मल हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं गठिया। 90% ऑफ जीडियाट्रिक पॉपुलेशन में ये कंडीशन देखने को मिलती है। एंड इवन आई वुड से आजकल ये कंडीशन मिडिल एज लोगों में भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। आई वुड से कि 45 के बाद फीमेल्स के अंदर बहुत ज्यादा कॉमन हो गई ये कंडीशन।
बहुत सारे लोगों को नी में पेन और ये सारी चीजें सिम्टम्स देखना शुरू हो जाते हैं और वो डायग्नोस करवाते हैं तो डॉक्टर उन्हें कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ है। तो ये कंडीशन क्या होती है, कैसे डेवलप होती है, किसकी वजह से डेवलप हो रही है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। सो द कंडीशन, अब इसमें होता क्या है, जैसे हमने अभी स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी कि हमारे नी में कार्टिलेज होता है, हमारे नी की कुशनिंग होती है जो शॉक एब्जॉर्ब करती है, जो हमारे नी की गद्दी होती है। तो इस कंडीशन में वही गद्दी समय के साथ साथ धीरे धीरे घिसना शुरू हो जाती है, जिसमें हमें डॉक्टर भी कहते हैं ना कि आपके घुटने की ग्रीस कम हो गई है। दैट इज द मोस्ट कॉमन लाइन जो हम सुनते हैं कंडीशन में, कि घुटने की ग्रीस कम हो गई है। तो वही चीज हमें देखने को मिलती है इस कंडीशन में। जब आप अपना एक्सरे करवाएंगे नी का, तो उसमें यू विल बी एबल टू सी कि आपके घुटने में जो स्पेस रहती है कार्टिलेज की वजह से, वो स्पेस खत्म हो गई है। डॉक्टर आपको यही चीज कहेगा कि कार्टिलेज जो है आपका काफी घिसना शुरू हो गया, अगर वो नई स्टेज है तो। और अगर वो बहुत टाइम हो गया है तो डॉक्टर विल से कि कार्टिलेज आपका पूरी तरह से खत्म हो चुका है। फाइन। अब ये होता क्यों है, इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं, आई वुड नॉट से रीजंस, क्योंकि हर किसी को ये कंडीशन नहीं होती है। फाइन। तो इसके काफी सारे फैक्टर्स होते हैं। तो जो सबसे बड़ा फैक्टर है इस कंडीशन का, दैट इज वेट। बॉडी का अगर बीएमआई, जो हमारा बॉडी मास इंडेक्स होता है, वो नॉर्मल रेंज से बाहर आकर अगर एक्सेसिव ओवरवेट वाली रेंज में आ गया है, देन आपकी नी बहुत ज्यादा प्रोन हो जाते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस कंडीशन के होने के। क्योंकि एज आई मेंशन कि बॉडी का सारा वेट हमारे घुटने पर ही आ रहा है, और अगर हमारा बॉडी वेट ही ज्यादा हो गया है तो उस कंडीशन में तो ऑब्वियसली हमारे नीज को एक्सेसिव लोड लेना पड़ रहा है। तो उस केस के अंदर आई वुड से कि वेट इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स जिसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस कंडीशन होती है। नेक्स्ट इज जेंडर। ऑस्टियोआर्थराइटिस इस जेंडर स्पेसिफिक, वुमेन्स में बहुत ज्यादा कॉमन होती है। जेंडर रेशियो जो है वुमेन्स का ज्यादा है। वुमेन्स के अंदर ये कंडीशन क्यों ज्यादा देखने को मिलती है, एज वी ऑल नो, वुमेन्स के अंदर मिडिल एज जब कंप्लीट करती हैं, जैसे जैसे ओल्ड एज में वुमेन्स आना स्टार्ट करती हैं, तो आप सबने सुना होगा मीनोपॉजल एज आ जाती है 45-50 के बाद, बहुत सारे बॉडी में चेंजेस आते हैं। एक मेजर चेंज जो बॉडी में आता है वो है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म का। हार्मोनल चेंजेस की वजह से बॉडी में कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा चेंज होता है। डॉक्टर्स भी बहुत प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लेना शुरू करिए, मीनोपॉजल एज आपकी आ गई है। तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन शरीर में कम हो जाती है। इसी रीजन की वजह से क्या होता है, बोन्स हमारी बहुत ज्यादा वीक हो जाती हैं, बहुत फ्रेजाइल हो जाती हैं। बोन्स वीक होने की वजह से सारा का सारा जो प्रेशर है हमारे कार्टिलेज पर आएगा। अगर हमारी हड्डियां, हमारी मसल्स यही वीक हो गई हैं, तो डेफिनेटली सारा का सारा लोड हमारे कार्टिलेज पर ही आएगा, एंड अगेन इट विल कॉज डैमेज टू द कार्टिलेज। तो नॉर्मल नीज के कंपैरेटिवली, क्योंकि बॉडी का मेटाबॉलिज्म चेंज हो जाता है, उसी वजह से कार्टिलेज घिसना ज्यादा शुरू हो जाता है। तो दैट इज द अनदर फैक्टर। दीज आर द फ्यू फैक्टर्स जिनमें लोड आता है। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये कंडीशन इस तरह। आपको कैसे पता चलेगा कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ है, व्हाट आर द सिम्टम्स, कि आपको क्या क्या चीजें फील होंगी डेली लाइफ में, क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। जो फर्स्ट चीज आपको, फर्स्ट साइन ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या रहता है, पेन एंड डिस्कम्फर्ट इन द इनर साइड ऑफ द नी। हमारे घुटने के अंदर वाली साइड में, ये जो अंदर वाली तरफ है, यहाँ पे पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन और डिस्कम्फर्ट फील होता है। कब फील होता है ये पेन और डिस्कम्फर्ट, वाइल सिटिंग आपको कभी फील नहीं होगा कि मेरे घुटने में दर्द हो रहा है। You will feel this discomfort especially while climbing up the stairs or climbing down the stairs. आप सीढ़ियां चढ़ रहे होंगे या सीढ़ियां उतर रहे होंगे, उस समय पे आपको लगेगा कि हाँ, अभी मेरे घुटने में मुझे कुछ ना कुछ डिस्कम्फर्ट लग रहा है, कुछ दर्द लग रहा है। स्पेशली ये केसेस कैसे देखने को मिलते हैं कि आपके लेफ्ट नी में पेन रहता है तो आपकी चाल बदल जाती है। आपके लेफ्ट नी में पेन है तो आप अपना बॉडी का सारा वेट राइट नी पे डालना स्टार्ट कर देंगे। सो दैट इज ऑल्सो वन चेंज। लोग आपको हमारे फ्रेंड्स भी हमें कहने लगेंगे आपकी चाल बदल गई है, आप लिम्प कर रहे हैं, द वॉकिंग पैटर्न हैज बीन चेंज्ड। सो दैट इज द वन थिंग जो आपको देखने को मिलेगा कि आपका नीज के इनर वाली साइड में पेन हो रहा है और आपका वॉकिंग पैटर्न चेंज हो गया है। नेक्स्ट सिम्टम जो देखने को मिलता है, दैट इज स्वेलिंग। आपको जॉइंट के अराउंड स्वेलिंग देखने को मिलेगी, दैट इज ऑल्सो अनदर सिम्टम। स्वेलिंग भी बहुत डिफरेंट टाइप्स की होती है। एक स्वेलिंग विद रेडनेस भी आती है, काफी बार सीनियर्स को आपको लगेगा कि हाँ, जॉइंट के आसपास रेडनेस भी देखने को मिल रही है। एंड द अनदर थिंग इज वार्मथ। आपको नी के आसपास काफी वार्म फील होगा।
राइट ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। आप जब टच करेंगे, प्रेस करेंगे अपनी नी के इस एरिया को, आपको बहुत पेनफुल लगेगा। नी के अराउंड, ये हमारी सेंटर में जो बोन होती है, इसके अराउंड आप पैल्पेट करेंगे, फील करेंगे, तो आपको बहुत ज्यादा पेनफुल लगेगा, पिंचिंग पेन होगा। नेक्स्ट उसके बाद वी कैन टॉक अबाउट, हाँ दीज आर ऑल द सिम्टम्स जो हम बात कर रहे थे। उसके अलावा क्या क्या फिजिकल एक्टिविटीज जिसके बारे में मैं बात कर रही थी कि कौन कौन सी फिजिकल एक्टिविटीज में आपको पेनफुल लगता है। फर्स्ट वी टॉक्ड अबाउट स्टेयर क्लाइंबिंग, आप स्टेयर्स जब चलेंगे तब आपको पेनफुल लगेगा। नेक्स्ट इज लॉन्ग स्टैंडिंग, आप बहुत ज्यादा देर तक, स्पेशली वुमेन्स का किचन में काम रहता है, बहुत ज्यादा देर तक खड़े रहना होता है किचन में, 1 आवर 2 आवर, बहुत इजिली वो इतना टाइम लग जाता है किचन में उनको, तो दैट इज द टाइम आपको नी में पेन होना स्टार्ट होगा। सो आई वुड रिकमेंड कि थोड़ा थोड़ा आप ब्रेक लें। एक्सेसिवली आधे 1 घंटे तक अगर आप किचन में खड़े रहेंगे तो बहुत ज्यादा स्टिफनेस आपको फील होगी नी में। नेक्स्ट थिंग, आप स्टेयर क्लाइंबिंग इज वन वन मोर थिंग। उसके अलावा आप ना लोअर सर्फेसेस पे बैठने की जब कोशिश करेंगे तब आपको और ज्यादा पेन लगेगा। इफ यू ट्राई टू सिट on the lower sofa, especially on the ground, it is very difficult to sit on the ground in the patients with osteoarthritis. तो वो चीज भी आपको अवॉइड करनी है। दीज आर ऑल द सिम्टम्स जो हमें देखने को मिलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस में। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, ये एक कंडीशन हो गई नी में, और भी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, जॉइंट्स की बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। यू मस्ट हैव आल्सो हर्ड अबाउट रूमेटॉइड आर्थराइटिस। काफी सीनियर्स की ये कंडीशन ऑलरेडी डायग्नोस्ड रहती है, डॉक्टर उन्हें कहता है कि आपको RA है, विच इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस। दैट इज ऑल्सो अ वन कंडीशन जिसमें हमारे आर्थराइटिस जैसे ही सिम्टम्स रहते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम द नी जॉइंट इस कंडीशन के सारे सिम्टम्स हमारे बाकी जॉइंट्स में भी देखने को मिलते हैं। स्पेशली इट स्टार्ट्स विद आवर नकल्स एंड आवर टोज। आपके जो स्मॉलर जॉइंट्स होते हैं बॉडी में, जो हमारे सबसे स्मॉल जॉइंट्स हमारे नकल्स हैं, ऑल दीज जॉइंट्स हमारे टोज हैं, ऑल दीज जॉइंट्स, इन सब जॉइंट्स में वही सारे सेम सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। स्वेलिंग आपको देखने को मिलेगी, स्टिफनेस आपको देखने को मिलेगी, जॉइंट्स आपके एनलार्ज हो जाते हैं, ये नॉर्मली से थोड़े से बड़े हो जाएंगे, रेडनेस रहेगी, पेनफुल रहेंगे और स्टिफनेस बहुत ज्यादा रहेगी इन जॉइंट्स में। तो ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे RA रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में। स्पेशली आपके हैंड्स एंड आपके टोज में आपको बहुत ज्यादा स्टिफनेस देखने को मिलेगी। सो दैट इज अनदर कंडीशन। द नेक्स्ट कंडीशन जो मेजर जिसका कॉज रहता है ट्रॉमा, मतलब कोई चोट लग जाना, उसकी वजह से जो हमारी नी में पेन रहता है, या उसकी वजह से जो चीजें डेवलप होती हैं नी में, यू ऑल मस्ट हैव हर्ड ऑफ ACL टीयर। बहुत सारे मिडिल एज लोगों में या यंग पेशेंट्स के अंदर ये चीज हमें बहुत देखने को मिलती है कि हमें ACL टीयर हो गया है। अब ACL के बारे में हमने स्टार्टिंग में भी बात की थी कि ये हमारा लिगामेंट है, इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, मतलब हमारे घुटने को हमारे अपनी पोजीशन पे रखने के लिए, स्टेबल रखने के लिए ये लिगामेंट हमारे घुटने में प्रेजेंट होता है। तो बिकॉज ऑफ ट्रॉमा, कोई भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, या बाथरूम में स्लिप हो गए आप, या किसी भी XYZ रीजन की वजह से, ज्यादा ओवर फिजिकल एक्टिविटीज की वजह से आपका ACL लिगामेंट अगर टियर हो जाता है, तो दैट इज वन डिफरेंट कंडीशन। उसको डायग्नोज करने के लिए यू शुड गो फॉर MRI। जितने भी लिगामेंट और मिनिस्कल टियर होते हैं वो एक्सरे में नजर नहीं आते हैं, वो MRI में नजर आते हैं। तो इन दैट केस यू नीड टू गो फॉर एन MRI। MRI में इट वुड बी रिटन ACL टियर। अनदर थिंग विच वी नीड टू ऑब्जर्व इन दैट इज कि ACL टियर में बहुत सारे अलग अलग ग्रेड्स होते हैं, मतलब लेवल होते हैं। कहीं पे भी हमारी बॉडी में चोट लगती है तो वी ऑल नो कि हमें कम चोट लगी है, हमें ज्यादा चोट लगी है, बहुत ज्यादा चोट लगी है। सेम उसी तरह से ACL के भी लेवल्स होते हैं। जो लिगामेंट है वो अगर बहुत स्ट्रेच होता है तो हम उसे लेवल 1 या ग्रेड 1 का टियर बोलते हैं। देन कम्स ग्रेड 2 टियर, एंड द सिवियर ग्रेड जो टियर रहता है दैट इज ग्रेड 3 टियर। उसके अंदर आपका लिगामेंट कंप्लीटली टियर हो जाता है। सो दीज आर द डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ ACL टियर। ACL टियर जब भी होगा तो आपको बहुत एक्सक्रूडिएटिंग पेन होगा, बहुत ज्यादा पेन होगा आपके नी में, और स्वेलिंग बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको इंस्टेबिलिटी लगेगी। आर्थराइटिस के केस में हमें इंस्टेबिलिटी नहीं लगती है, स्टिफनेस हमें ज्यादा लगती है एज कंपेरेटिवली। तो ACL के अंदर स्वेलिंग बहुत ज्यादा होगी, इमीडिएट स्वेलिंग रहेगी, पेन बहुत ज्यादा रहेगा, और इंस्टेबिलिटी रहेगी जॉइंट में। जब आप चलोगे तो आपको लगेगा कि आपका जॉइंट अपनी पोजीशन पर नहीं है, अपनी पोजीशन से हिल रहा है, इनस्टेबल है आपकी हड्डियां, आपका जॉइंट। So that is the major difference between ACL and arthritis.
फाइन, तो ये 3 कंडीशंस हैं जिसके बारे में हमने अभी मेजरली बात की हमारे जॉइंट्स में, जो हमें मेजरली देखने को मिलती हैं. We talked about osteoarthritis, we talked about rheumatoid arthritis, and we talked about ACL ligament injury. इसके अलावा और भी ट्रॉमा या इंजरीज होती हैं. वन मेजर थिंग जिसके बारे में हमें और फोकस करना चाहिए कि एसीएल लिगामेंट इंजरी अगर किसी को हुई है 35 या 40 की एज के बीच में या कभी भी इससे पहले, और उसके बाद उन्होंने इसका ट्रीटमेंट नहीं लिया प्रॉपर, कोई कुछ किया नहीं उसके लिए, कुछ सपोर्ट नहीं पहना या कुछ नहीं किया, तो यही कंडीशन आगे जाके आर्थराइटिस भी बन सकती है. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि ये कंडीशन आगे जाके आर्थराइटिस भी बन सकती है. फाइन, अभी हम बात करेंगे, हमने सारी जॉइंट के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर ली, हमने कंडीशंस के बारे में बात कर ली, हमने सिम्टम्स के बारे में बात कर लिया कि क्या क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट अ मेजर कंसर्न जो बहुत लोगों का हमें देखने को मिलता है कि सर्दियों के अंदर हमारे जॉइंट्स क्यों पेन करते हैं. इन कंडीशंस की वजह से क्या ऐसा हमारे जॉइंट में हो रहा है कि सर्दियों में हमारा जॉइंट बहुत ज्यादा पेन कर रहा है. सो दैट इज वन क्वेश्चन जो सबके दिमाग में रहता है. सो सी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं सर्दियों में जॉइंट पेन के. सबसे मेजर फैक्टर ये रहता है कि हमारे जॉइंट के आसपास जो हमारी मसल्स हैं जिनकी मैंने बात की थी स्टार्टिंग में, सर्दियों में वो सारी मसल्स में टाइटनेस हो जाती है क्योंकि बाहर का टेम्परेचर कम हो रहा है. बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है, बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल है, बाहर का टेम्परेचर कम होता जा रहा है. उसकी वजह से हमारी बॉडी का मैकेनिज्म इस तरह से है कि आपकी जो मसल्स हैं उनके अंदर टाइटनेस होना स्टार्ट हो जाएगी और मसल्स में क्रैम्प्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, आपको पेनफुल लगेंगी मसल्स, सोर लगेंगी मसल्स बेसिकली. दैट इज वन थिंग. नेक्स्ट थिंग इज कि बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी भी कम हो जाती है, हाइड्रेशन प्रॉपर नहीं रहता है सर्दियों में. वी डू नॉट प्रेफर टू ड्रिंक एज मच एज वाटर जितना हम समर्स में पीते हैं. सो दैट इज ऑल्सो अनदर फैक्टर. नेक्स्ट फैक्टर, ब्लड सर्कुलेशन. सर्दियों में ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा सा कम हो जाता है, स्पेशली अगर मसल्स टाइट हो गई हैं आपके जॉइंट के आसपास की, तो सर्कुलेशन वहां की कम हो जाएगी. सो दैट इज ऑल्सो अनदर फैक्टर. सर्कुलेशन कम रहेगी तो वहां पे स्वेलिंग भी ज्यादा रहेगी, पेनफुल रहेगा वो एरिया. दैट इज अनदर फैक्टर. इम्पॉर्टेंट एक और फैक्टर है जो हम सब यू ऑल मस्ट हैव यू नो फेल्ट इट योरसेल्फ कि हम सर्दियों में थोड़े से लेथार्जिक हो जाते हैं, थोड़े से लेजी हो जाते हैं. स्पेशली अगर हम सीनियर्स की बात करें तो दे प्रेफर टू यू नो बी इन देयर ओन प्लेस, ज्यादा बाहर जाना उन्हें पसंद नहीं है सर्दियों में. तो उस रीजन की वजह से भी जॉइंट की मोबिलिटी कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट हो जाती है. मोबिलिटी मतलब जॉइंट का जो मूवमेंट है, नॉर्मली जो मूवमेंट होता रहना चाहिए वो कम हो जाता है. आपने ये चीज नोटिस भी की होगी कि अगर हम नॉर्मली 8 आवर्स की स्लीप ले रहे हैं और एक एक दिन हम 8 आवर्स की बजाय 12 आवर्स अगर हम सो जाते हैं, तो यू वुड हैव नोटिस्ड कि 12 आवर्स की स्लीप के बाद जब आप उठ रहे हैं तो पूरी बॉडी, पूरी स्टिफनेस आपको लग रही है, मसल्स में आपको टाइटनेस लग रही है, सोरनेस लग रही है, लेथार्जिक और बढ़ रही है. रादर देन बीइंग रिलैक्स्ड आप थोड़ा सा और स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं. सेम गोज फॉर आवर जॉइंट्स. अगर आप जॉइंट्स में प्रॉपरली टाइम टू टाइम मोबिलिटी नहीं रखेंगे, मूवमेंट नहीं रखेंगे, तो डेफिनेटली दे विल गो फॉर द रिस्ट्रिक्शन, राइट. और ऑलरेडी अगर किसी जॉइंट में कहीं ना कहीं कार्टिलेज डैमेज्ड है, कहीं ना कहीं ऑलरेडी कोई कंडीशन चल रही है, एंड देन यू आर नॉट मूविंग योर जॉइंट्स, तो वो कंडीशन को और कहीं ना कहीं खराब करता है. इसलिए मूवमेंट इंपॉर्टेंट है. So these are all the reasons of stiffness in our joints. Flexibility हमारी मसल्स की कम हो जाती है, स्पाज्म आना स्टार्ट होता है, मसल्स में टाइटनेस हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता है और मोबिलिटी नहीं रहती है जॉइंट्स में. सो इन्हीं सब रीजंस की वजह से जॉइंट में स्टिफनेस आती है, स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स. अब इन सब चीजों के लिए व्हाट कैन वी डू, ये सारे सिम्टम्स, ये सारी चीजों के बारे में, रीजंस के बारे में हमने बात कर ली है, बट हम कर क्या सकते हैं इसके लिए. सर्दियां हो रही हैं, सो फर्स्ट थिंग व्हाट वी कैन डू इज वियर प्रॉपर थर्मल्स. प्रॉपर कपड़े हमें पहनने हैं, जितना हो सके अपने जॉइंट्स को वार्म रखना है. स्पेशली आई वुड से कि जो भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं, दे शुड स्टार्ट वेयरिंग ग्लव्स. अपने हाथों को प्रॉपर वार्म करके रखें. सॉक्स प्रॉपरली पहने ताकि आपके स्मॉल जॉइंट्स जो हैं सारे प्रॉपरली वार्म रहें. अपार्ट फ्रॉम दैट, नी आर्थराइटिस के पेशेंट्स दे कैन गो फॉर नी स्लीव. प्रॉपर नी स्लीव वो पहनेंगे समर विंटर्स में, तो कहीं ना कहीं वार्म रहेगा जॉइंट. द नेक्स्ट थिंग व्हाट वी कैन डू इज सर्कुलेशन को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए व्हाट वी कैन डू, रात को सोने से पहले और अर्ली मॉर्निंग आप अपने जॉइंट्स में स्लाइटली मसाज कर सकते हैं.
कि कोई ऑयल घर पे आप बना सकते हैं, या नॉर्मल कोई भी ऑइंटमेंट लेके अपने जॉइंट्स के अराउंड आप मसाज कर सकते हैं, स्पेशली अराउंड योर नी आप स्लाइटली मसाज करेंगे तो आपका प्रॉपर सर्कुलेशन मेंटेन रहेगा। वहां पे आपकी आसपास की मसल्स को आप रिलीज करेंगे तो मसल्स के अंदर जो टाइटनेस है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। फाइन, नेक्स्ट थिंग व्हाट वी कैन डू इज प्रॉपर डाइट आपको लेनी है सर्दियों में। प्रॉपर आप डाइट लेंगे, प्रोटीन, फाइबरस रिच डाइट्स, प्रोटीन रिच डाइट्स, मल्टीविटामिन्स अगर आप लेंगे, कैल्शियम आप लेंगे, प्रॉपर अगर आप डाइट लेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगे जॉइंट स्टिफनेस में। नेक्स्ट थिंग, प्रॉपर हाइड्रेशन, पानी प्रॉपर पीना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम अवॉइड करते हैं सर्दियों में, पानी कम पीते हैं, बट विंटर्स में ही बहुत ज्यादा जरूरी है पानी पीना। आप जितना ज्यादा पानी पिएंगे उतना ज्यादा आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बनेगी। जितना ज्यादा आप फ्रूट्स खाएंगे, फाइब्रस चीजें खाएंगे, उतना ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट। इसके बाद और क्या कर सकते हैं हम जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, जॉइंट में स्टिफनेस को और पेन को कम करने के लिए? एक बहुत ज्यादा ऐसा टॉपिक है डिस्कशन का जो आपने हमेशा सुना होगा कि हॉट पैक लगाएं या कोल्ड पैक लगाएं। सर्दियों में एक तो कोल्ड पैक लगाना भी इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क, कि ऑलरेडी ठंड हो रही है और डॉक्टर ने बोला कि आप कोल्ड पैक लगाएं, तो थोड़ा सा लगता है कि नहीं हम नहीं लगाएंगे। बट क्यों करना है कोल्ड पैक, कब करना है कोल्ड पैक, और हॉट पैक कब करना है, दैट आई विल बी क्लियरिंग योर डाउट टुडे। हॉट पैक हमें कब लगाना है? जब भी आपकी कंडीशन क्रॉनिक हो गई है, आपके घुटने को दर्द को कम से कम 1 साल हो गया है, 6 महीने या 3 महीने, बहुत ज्यादा एक्सेसिव टाइम हो चुका है आपकी जॉइंट की कंडीशन को, और आप श्योर हैं कि आपको आर्थराइटिस ही है, डॉक्टर ने आपको डायग्नोज करके बताया है कि आपको आर्थराइटिस ही है, इन दैट केस यू कैन गो फॉर दी हॉट पैक। हॉट पैक क्या करता है, आपके आसपास के मसल्स की जो सोरनेस है, मसल्स में जो टाइटनेस है, उसे कम करता है। फाइन, तो हॉट पैक आप लगा सकते हैं। दूसरी चीज, कोल्ड पैक आपको तब लगानी है जब भी जॉइंट में आपको कोई चोट लगी है, जैसे अभी मैंने बताया था एसीएल टीयर के बारे में। जब भी आपको ऐसी कोई ट्रॉमा हुआ है, आपने बहुत बार सुना होगा मोच आ गई है पैर में, तो इन दैट केस यू वुड गो फॉर दी कोल्ड पैक। कोई रीसेंट इंजरी है, 1 हफ्ता हुआ है, तब आप कोल्ड पैक लगाएं। डोसेज इस तरह से रहेगी दोनों की कि आपको 5 to 7 मिनट्स ही कोल्ड पैक या हॉट पैक लगाना है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। इससे ज्यादा देर तक नहीं लगाना है, और दिन में 2 से 3 बार इज मोर देन इनफ। फाइन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसकी मैंने बात की थी, मोबिलिटी, कि जॉइंट्स की मोबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मोबिलिटी किस तरह से आप रखेंगे जॉइंट्स की? अभी जैसे हमने बात की रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स, तो वो पेशेंट्स क्या कर सकते हैं, उनके स्मॉलर जॉइंट्स में इशू चल रहा है, उनके स्मॉलर जॉइंट्स में स्टिफनेस है, तो वो क्या मूवमेंट्स कर सकते हैं? ठीक है, तो वो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट। तो आप अपने जॉइंट्स में इस तरह से ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ये मूवमेंट कर सकते हैं 10 to 15 टाइम्स, दिन में 2 से 3 बार ये मूवमेंट्स आपको करने हैं। फाइन, ये मूवमेंट हो गया। उसके अलावा आप रिस्ट के मूवमेंट्स कर सकते हैं। तो रिस्ट के मूवमेंट्स यू कैन गो एंटी क्लॉकवाइज एंड देन यू कैन गो क्लॉकवाइज। 15 repetitions of clockwise and 15 repetitions of anti-clockwise. Then you can go up and down. You can go for 15 to 20 repetitions of this exercise. तो ये आपके यहाँ के हैंड के सारे जॉइंट्स को कहीं ना कहीं एक्टिव रखेगा, मोबिलिटी बना के रखेगा। हैंड के मूवमेंट्स आप कर सकते हैं, अप डाउन, ये मूवमेंट्स आप कर सकते हैं 10 to 15 repetitions, you can go for this. और नी आर्थराइटिस के पेशेंट्स क्या क्या मूवमेंट कर सकते हैं, दैट ऑल्सो वी विल डिस्कस। सिंपल मूवमेंट्स, आप बेड पर बैठे हैं, चेयर पर बैठे हैं, आप अपनी लेग को स्ट्रेट करके एंकल के मूवमेंट्स करिए। एंकल के मूवमेंट्स आपको इस तरह से करने हैं, डाउन, अप, और बहुत फास्ट मूवमेंट्स नहीं करने हैं, आपको एकदम स्लो मूवमेंट्स करने हैं, जिस तरह से मैं कर रही हूं। काउंट करके रखें अपने मूवमेंट्स को, 10 रिपीटेशंस आपको रखनी है। 7, 8, 9 एंड 10। थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे एंड देन वी विल गो फॉर दी नेक्स्ट रिपीटेशन। सेम 20 to 30 रिपीटेशंस आप ये कर सकते हैं। 10 रिपीटेशंस के ब्रेक में करिए। आपने 10 रिपीटेशन अभी कर लिए, 2 घंटे बाद 10 रिपीटेशन, एंड देन 2 घंटे बाद 10 रिपीटेशन। व्हाट नेक्स्ट, और क्या क्या मूवमेंट्स आप कर सकते हैं? यू कैन गो क्लॉकवाइज, 10 repetitions again, slowly, slow movements ankle के. Same with the other leg.
Then we can go anti-clockwise. Anti-clockwise मतलब opposite direction में we can move the ankle. सेम इसी तरह से इस नी में भी हम कर सकते हैं. फाइन, ये 3 एंकल के मूवमेंट्स हो गए. उसके अलावा आप नी के भी सिंपल मूवमेंट्स कर सकते हैं. व्हाइल सिटिंग ऑन अ चेयर यू कैन ड्रैग योर फीट, इस तरह से ड्रैग करके ऊपर लेकर जाएं एंड देन ड्रैग करके पीछे, ड्रैग करके ऊपर लेकर जाएं एंड देन नीचे. 10 repetitions for this leg and then 10 repetitions for this leg. ड्रैग करके ऊपर लेकर गए एंड देन पीछे, ड्रैग करके ऊपर लेकर गए एंड देन पीछे, अगेन ड्रैग अप, ड्रैग बैक. सेम 10 repetitions of each leg. तो क्या क्या एक्सरसाइजेस हमने अभी सीखी हैं? हैंड के मूवमेंट्स ओपन एंड क्लोज, रिस्ट के मूवमेंट्स क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, अप डाउन, एंड एंकल मूवमेंट्स अप डाउन, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज. लास्ट मूवमेंट हमने किया था लेग्स का, ड्रैग करके पीछे, ड्रैग करके आगे. दीज आर ऑल द एक्टिव मूवमेंट्स. ये आप डेली जितनी भी मर्जी आप कर सकते हैं. 10 to 15 repetitions, 20 repetitions डिपेंडिंग अपॉन योर स्ट्रेंथ. आप ये करते रहेंगे. स्पेशली विंटर्स के अंदर आप ये जितना हो सके ये मूवमेंट्स आप करेंगे तो आपकी बॉडी भी एक्टिव रहेगी, आपके जॉइंट्स भी एक्टिव रहेंगे, सर्कुलेशन भी मेंटेन रहेगी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्सरसाइज करने से हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं बॉडी में, तो यू वुड फील हैप्पी ऑल्सो. सो दीज आर ऑल दी मूवमेंट्स. नेक्स्ट सेशन में जो हम बात करेंगे, वी विल बी टॉकिंग अबाउट जॉइंट स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस. जैसे हमारा नी जॉइंट जो मेजर जॉइंट है उसके रिगार्डिंग हम स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस करेंगे, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, कि कैसे आप अपने जॉइंट्स को और स्ट्रॉन्गर बना सकते हैं. So this is it for today. Thank you so much for joining the session, and we will be seeing you tomorrow at the same time, 5 o'clock in the evening.